हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 ज्योग्राफी के रिवीजन का। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के आगे के चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, और भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे, और भारत के द्वीप समूह के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे जलवायु के बारे में। इतने चैप्टर का रिवीजन जो है आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, और ज्योग्राफी का जो है उसका भी प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जितना भी वीडियो होगा वो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे घाटी यानी कि वैली के बारे में देखेंगे। तो घाटी क्या होता है? तो घाटी होता है दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच के जो समतल मैदान होता है उसको घाटी यानी कि वैली कहा जाता है। यानी कि दो पहाड़ है और इसके जो बीच का जो समतल भाग होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको घाटी कहा जाता है। और आगे दिया गया है कि भूगोल में जो है नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी की घाटी कहते हैं। यानी कि जो नदी होता है, नदी के उपजाऊ मैदान जो होता है उसको उस नदी की घाटी कहा जाता है। आगे दिया गया है, इसमें आगे बताया गया है भारत की प्रमुख घाटियाँ के बारे में, कि भारत की जो प्रमुख घाटियाँ हैं वो कौन कौन हैं और कहाँ पे स्थित है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले चुंबी घाटी के बारे में। तो चुंबी घाटी जो है वो चुंबी प्रमुख जो है पर्यटक स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। यानी कि जो चुंबी प्रमुख पर्यटक स्थल है वो चुंबी घाटी में ही स्थित है, और नाथुला दर्रा व जलेपला दर्रा जो है इसी घाटी में आते हैं। यानी कि चुंबी घाटी में ही नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो है वो आता है। आगे दिया गया है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी के बारे में, तो प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जो है धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। यानी कि जो सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के धर्मशाला है वो कांगड़ा घाटी में ही अवस्थित है। आगे बताया गया है मालना घाटी के बारे में। तो मालना घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में जो है प्रसिद्ध है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है मालना घाटी को छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। आगे बताया गया है स्पीति घाटी के बारे में। तो स्पीति घाटी जो है वो बौद्धों का प्रसिद्ध ताबू मठ जो है इसी घाटी में स्थित है। यानी कि जो बौद्ध का प्रसिद्ध ताबू मठ है वो कौन सी घाटी में आता है? तो स्पीति घाटी में आता है। आगे बताया गया पांगी घाटी के बारे में। तो पांगी घाटी में जो है पुंगवाल और भोटिया जनजाति का जो है आवास क्षेत्र है। क्या? तो पांगी घाटी जो है वो जो पुंगवाल और भोटिया जनजाति है इनका आवास क्षेत्र माना जाता है। आगे दिया गया है कुल्लू घाटी के बारे में। तो कुल्लू घाटी के बारे में बताया गया है कि यह जो है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। यानी कि जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल की श्रेणी के बीच में स्थित है, और जिसे जो है देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यानी कि कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी भी कहा जाता है। आगे बताया गया है सांगला घाटी के बारे में। तो सांगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सांगला घाटी कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है, और इसे जो है बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सांगला घाटी जो है इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरा हुआ है। यानी कि जो सांगला घाटी है ये इसको जो है बसपा घाटी कहा जाता है, और ये जो है चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से जो है घिरा हुआ है। आगे बताया गया है पार्वती घाटी के बारे में। तो पार्वती घाटी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो है पार्वती घाटी स्थित है, और यह जो है घाटी हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों के मणिकरण शहर जाने के लिए जो है मार्ग प्रदान करता है। यानी कि जो पार्वती घाटी है यह हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों के लिए जो है मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान यानी कि रास्ता प्रदान करता है। और गर्म जल के स्रोत होने के कारण जो है यह अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। यानी कि गर्म जल के स्रोत होने के कारण जो है यहाँ पे यानी कि पार्वती घाटी में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। आगे बताया गया है किन्नौर घाटी के बारे में। तो किन्नौर घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। किन्नौर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और जो कि तिब्बत की सीमा के समीप है। यानी कि किन्नौर घाटी जो है वो तिब्बत की सीमा के नज़दीक है, और यह जो है हिमाचल प्रदेश के अंतिम गाँव जो कि है चिटकुल को जो है मार्ग प्रदान करता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गाँव है चिटकुल, इसको जो है मार्ग प्रदान करता है कौन? तो किन्नौर घाटी प्रदान करता है। आगे दिया गया है मुर्खा घाटी के बारे में। मरखा घाटी, तो मरखा घाटी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है मरखा घाटी। यानी कि मरखा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है, और यह जो है लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी माना जाता है। आगे दिया गया है जुगू घाटी के बारे में। तो जुगू घाटी जो है वो नागालैंड में कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि जो जुगू घाटी है ये जो है नागालैंड में जो है कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे बताया गया है योथांग घाटी के बारे में। तो योथांग घाटी जो है वो सिक्किम राज्य में गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि योथांग घाटी जो है वो सिक्किम राज्य से
में जो है गंगटोक से कितना किलोमीटर दूर है, तो 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस घाटी को जो है हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हॉट स्प्रिंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो यूथांट घाटी को जाना जाता है। आगे बताया गया शांत घाटी के बारे में। तो शांत घाटी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो केरल राज्य के पलक्कड़ यानी कि पालघाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यानी कि शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में पलक्कड़ या फिर पालघाट जो जिला है इसके पश्चिमी घाट की नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है शांत घाटी। आगे बताया गया दून घाटी के बारे में। तो यह घाटी जो है वो शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यानी कि दून घाटी जो है किनके बीच में स्थित है, तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय जो है इनके बीच में जो है दून घाटी स्थित है। और यह जो है हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। यानी कि हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण कौन है, तो दून घाटी जो है वो हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण माना जाता है। आगे बताया गया जौहर घाटी के बारे में। तो इसे जो है मिलाम घाटी एवं गौड़ी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो जौहर घाटी है इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो मिलाम घाटी है और गौड़ी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताया गया फूलों की घाटी के बारे में। तो फूलों की घाटी जो है वो चमोली जिले में स्थित है। यानी कि फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो चमोली में स्थित है और वह वन्य जीवों के लिए जो है प्रसिद्ध है। यानी कि फूलों की घाटी जो है वो वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और इसे जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में कब शामिल किया गया था, तो 2004 ईस्वी में इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को। आगे बताया गया धर्मा घाटी। तो इसका निर्माण जो है धर्मगंगा नदी के द्वारा होता है। यानी कि धर्मा घाटी जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो धर्मगंगा जो नदी है इसके द्वारा जो है धर्मा घाटी का निर्माण किया जाता है। आगे बताया गया है न्योड़ा घाटी के बारे में। तो न्योड़ा घाटी जो है यह दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। यानी कि न्योड़ा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है और इसे जो है वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यानी कि न्योड़ा घाटी जो है इसे 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। आगे दिया गया है, आगे हम लोग देखेंगे अरावली श्रेणियों के बारे में, यानी कि अरावली रेंजेस के बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। यानी कि अरावली की जो पहाड़ी है वो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है और अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो दक्षिण पश्चिम में पालनपुर यानी कि गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। यानी कि अरावली की जो पहाड़ी है वो दक्षिण पश्चिम में पालनपुर यानी कि गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है और दिल्ली के निकट जो है इसे दिल्ली की पहाड़ी कहा जाता है। और अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 से लेकर 920 मीटर तक जो है अरावली की औसत ऊंचाई मानी जाती है। किंतु दक्षिण पश्चिम में जो है आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर जो है गुरु शिखर की ऊंचाई है और जो कि आबू पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि जो गुरु शिखर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आबू पहाड़ी पर स्थित है। आगे बताया गया है कि इसी आबू पहाड़ी में जो है जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल जो कि है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आबू पहाड़ी पर स्थित है। और जबकि अन्य शिखर जो है वो कहाँ है, तो कुंभलगढ़ में स्थित है। और यह जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक माना जाता है। यानी कि जो अरावली श्रेणी है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक माना जाता है और अरावली के पश्चिम की ओर जो है माही एवं लूनी नदियाँ निकलती है। यानी कि माही और लूनी नदियाँ जो है वो किस ओर निकलती है, तो अरावली के पश्चिम की ओर निकलती है। और लूनी नदी जो है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यानी कि कच्छ के रण में जो है लुप्त होने वाली नदी कौन सी है, तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और अरावली से निकलने वाली सुकड़ी और जवाई नदियाँ जो है लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। यानी कि लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो सुकड़ी है और जवाई नदियाँ लूनी की सहायक नदियाँ हैं। आगे दिया गया है भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में दिया गया है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार जो है उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला व दिल्ली पूर्व में जो है राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची यानी कि कार्डमम पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी एगलोंग पठार तक जो है इसका विस्तार है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला जो भूखंड है जो कि जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दिल्ली और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची या फिर कार्डमम की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व में जो है शिलांग एवं कार्बी एगलोंग पठार तक जो है इसका विस्तार है। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी है, तो भारत की प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई लगभग है 600 से 900 मीटर। और यह जो है गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण जो है बना था। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण उसके उत्तर दिशा में
जो है प्रवाह के कारण बना था। और अतः जो है यह प्राचीनतम भूभाग पैंजिया का एक हिस्सा, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये कहाँ का हिस्सा है, तो पैंजिया का हिस्सा है, और जो कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है कैसे हुआ है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। प्रायद्वीप की ऊंचाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, और इसी कारण जो है प्रायद्वीपीय पठार की ज़्यादातर नदियों का बहाव जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार होता है इसकी ऊंचाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर जो है कम हो जाती है, और इसी कारण से जो है प्रायद्वीपीय पठार की ज़्यादातर जो नदियाँ होती है इसका बहाव किस ओर होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। और प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है उत्तर और पूर्व की ओर होता है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल जो है किधर से किधर होता है, तो उत्तर से पूर्व की ओर होता है, जो कि सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। आगे दिया गया है, आगे बताया गया है कि दक्षिण भाग में जो है इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यानी कि दक्षिण में इसका ढाल जो है किधर से किधर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो कि गोदावरी, कृष्ण, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है। आगे बताया गया प्रायद्वीपीय नदियों में जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपवाद है। यानी कि प्रायद्वीपीय नदी में जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी जो है यह अपवाद है। क्यों है अपवाद, तो इसके बहने की दिशा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसे जो नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो ये अपवाद हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ऐसा जो है फ्रांस घाटी से होकर बहने के कारण है। यानी कि ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसके कारण जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये जो है प्रायद्वीपीय नदी की अपवाद है। और प्रायद्वीपीय पठार को जो है पठारों का पठार कहते हैं। यानी कि पठारों का पठार किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। और क्योंकि जो है यह अनेक पठारों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे पठारों का पठार कहा जाता है। और यह जो है किन किन पठारों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें है पहला केंद्रीय उच्च भूमि है, दूसरा है पूर्वी पठार है, और उत्तर पूर्वी पठार है, और दक्कन का पठार। ये चारों से मिलकर जो है प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है, जिसके कारण इसे पठारों का पठार कहा जाता है। आगे दिया गया है मेवाड़ पठार के बारे में। तो मेवाड़ पठार में बताया गया है कि मेवाड़ के पठार का विस्तार जो है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। यानी कि मेवाड़ का जो पठार है वो कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। और मेवाड़ पठार जो है वो अरावली पर्वत को जो है मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। यानी कि जो मेवाड़ पठार है ये जो है अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, और ये जो है अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। यानी कि मेवाड़ का पठार जो है वो अरावली से निकलने वाला जो बनास नदी है इसके अपवाह क्षेत्र में आता है, और बनास चंबल नदी की सहायक नदी। यानी कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो बनास है। आगे बताया गया है मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा का पठार क्या है, कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को जो है मालवा का पठार कहा जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो है मालवा का पठार स्थित है, और ये जो है इसका निर्माण कैसा हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान के से जो है निर्मित संरचना है मालवा का पठार। और मालवा का पठार को जो है राजस्थान में हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। यानी कि हड़ौती का पठार जो है वो किसे कहा जाता है, तो मालवा का पठार कहा जाता है। और कहाँ पे कहा जाता है, तो राजस्थान में कहा जाता है। और इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार जो है दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में जो है मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक इसका विस्तार है। और यह जो है बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन के कारण जो है काली मृदा का विकास हुआ है। यानी कि बेसाल्ट चट्टान में जो है अपक्षरण हुआ था, जिसके कारण जो है काली मृदा का विकास हुआ, और इसलिए जो है मालवा पठारी क्षेत्र में जो है कपास की कृषि के लिए जो है उपयोगी माना जाता है। यानी कि कपास की कृषि के लिए जो है कौन सा पठार उपयोगी माना जाता है, तो मालवा का पठार माना जाता है। और चंबल, नर्मदा और तापी यहाँ की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। यानी कि मालवा का पठार का जो प्रमुख नदी है वो कौन कौन है, तो चंबल है, नर्मदा है और तापी। ये सभी जो है वो मालवा के पठार का प्रमुख नदी माना जाता है। और चंबल नदी घाटी जो है वह भारत में अवनालिका अपर्दन से जो है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहर या फिर उत्खात भूमि कहते हैं। यानी कि ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी घाटी है, ये जो है भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है, और जिसे जो है बीहर या फिर उत्खात भूमि भी कहा जाता है। आगे दिया गया है बुंदेलखंड का पठार के बारे में। तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार जो है ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। यानी कि बुंदेलखंड का पठार जो है वो कहाँ कहाँ है, तो ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। कौन कौन है, तो जालौना है, झांसी है, ललितपुर है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बांदा है और महोबा। ये जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। और मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं, जिसमें है दतिया है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, दमोह है, सागर है और विदिशा जो है इसमें आते हैं।
आगे बताया गया है छोटा नागपुर के पठार के बारे में। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में इसमें दिया गया है कि इसका विस्तार जो है मुख्यतः झारखंड में है, यानी कि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार कहाँ पे है, तो मुख्यतः जो झारखंड में माना जाता है। और इसके अलावा जो है दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी जो है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि ऐसा तो इसका विस्तार झारखंड में है, लेकिन इसके अलावा भी जो है दक्षिण बिहार का उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी जो है छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत में आता है। और इस पठार के उत्तर पूर्व में जो है राजमहल पहाड़ी है और उत्तर में हजारीबाग का पठार है और दक्षिण में जो है रांची का पठार स्थित है। यानी कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है, तो राजमहल की पहाड़ी है, उत्तर में क्या है, तो हजारीबाग का पठार है और दक्षिण में है रांची का पठार। और दामोदर नदी रांची के पठार को जो है हजारीबाग के पठार से अलग करता है। यानी कि जो दामोदर नदी है ये जो है रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करता है। और यह जो है छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार का सबसे बड़ा नदी माना जाता है। और दामोदर नदी बेसिन जो है वो कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यानी कि कोयला भंडार की दृष्टि से जो है भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा माना जाता है, तो दामोदर नदी बेसिन को माना जाता है। और हजारीबाग पठार की चोटी जो है वो पारसनाथ हिल, यानी कि जिसकी लंबाई कितनी, तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यानी कि छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची चोटी जो है किसे माना जाता है, तो हजारीबाग पठार की चोटी जो कि है पारसनाथ हिल, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो है जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। यानी कि जो पारसनाथ हिल है ये जैनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल माना जाता है। और रांची पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी कि रांची पठार से जो निकलने वाला नदी है स्वर्णरेखा, ये जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और रांची के समीप जो है इस नदी को हुंडरू जलप्रपात भी कहा जाता है। यानी कि जो रांची पठार से निकलने वाली जो स्वर्णरेखा नदी है इसको जो है रांची के समीप हुंडरू जलप्रपात कहा जाता है। आगे बताया गया छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जो है ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या फिर द्वीप रूपीय स्थलाकृति को जो है पाटभूमि यानी कि पैटलैंड कहते हैं। और भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से जो है पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। यानी कि जो पाट क्षेत्र आता है उसे उत्थित भूखंड का उदाहरण माना जाता है। आगे दिया गया प्रमुख पहाड़ी या फिर पर्वत और उनका राज्य के बारे में दिया गया है कि ये जो है कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में। तो इसमें दिया गया है बटेश्वर पहाड़ी के बारे में। तो बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में जो है बटेश्वर पहाड़ी स्थित है। बिलारी श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में जो है बिलारी श्रृंखला स्थित है। और चीन श्रृंखला कहाँ पे स्थित है, तो मणिपुर में चीन श्रृंखला स्थित है। और धोसी पहाड़ी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो धोसी पहाड़ी जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे बताया गया है आगे देखेंगे हम लोग विंध्याचल श्रेणी के बारे में। तो विंध्याचल श्रेणी के बारे में इसमें बताया गया है कि यह श्रेणी जो है वो नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है विस्तृत है। यानी कि विंध्याचल श्रेणी का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो नर्मदा सोन जो है भ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसका विस्तार है। और राज्यों में जो है विस्तार गुजरात से लेकर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक विंध्याचल श्रेणी का विस्तार माना जाता है। और इसे जो गुजरात में क्या कहा जाता है, तो इसे गुजरात में जो है जोबट हिल या फिर बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। यानी कि गुजरात में कहा जाता है जोबट हिल और बिहार में कहा जाता है कैमूर हिल। आगे दिया गया है विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में जो है नर्मदा नदी घाटी है। यानी कि विंध्यन श्रेणी के जो दक्षिण में है वो क्या है, तो नर्मदा नदी घाटी स्थित है। और जो कि विंध्यन पर्वत को जो है सतपुड़ा पर्वत से अलग करता है। यानी कि विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से कौन अलग करता है, तो नर्मदा नदी घाटी जो है अलग करता है। और विंध्यान श्रेणी जो है वो कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें जो है विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती है। यानी कि विंध्यान श्रेणी जो है इसमें कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जो जिसमें जो है विंध्याचल पाया जाता है, कैमूर पाया जाता है और पारसनाथ की पहाड़ी पाई जाती है। और लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के जो है चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधन का जो है अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थ के भंडार की दृष्टि से जो है इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक माना जाता है। यानी कि जो विंध्याचल श्रेणी है इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से जो है निर्मित ये संरचना है, इसमें जो है धात्विक खनिज संसाधन का अभाव होता है, लेकिन इसमें भवन निर्माण के जो भी पदार्थ होता है इसके भंडार की दृष्टि से जो है इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक माना जाता है।
आगे दिया गया है सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है वो दक्कन पठार का ही भाग है, यानी कि सतपुड़ा जो श्रेणी है ये दक्कन का पठार का भाग है और जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यानी कि जो दक्कन का पठार है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसके दोनों ओर जो है नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ स्थित है। और संरचनात्मक दृष्टि से जो है सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि है पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, मध्य में महादेव पर्वत है और पूर्व में जो है मैकाल पर्वत है। और धूपगढ़ जो है इसकी जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च जो है ऊंची चोटी माने जाते हैं, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है किसे माना जाता है, तो धूपगढ़ी को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है और जो कि पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि धूपगढ़ की जो है धूपगढ़ जो है ये पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। आगे बताया गया मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन से मानी जाती है, तो अमरकंटक जो है वो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1067 मीटर है। और कुछ अन्य स्रोतों में जो है इसकी अन्य ऊंचाई जो है ऊंचाइयाँ दी गई है, यानी कि कुछ और स्रोत में जो है इसकी ऊंचाई अलग दी गई है और यहाँ से जो है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, यानी कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है यहाँ से नर्मदा और सोन की उद्गम होती है। और यह जो है एक ब्लॉक पर्वत है और जिसका निर्माण जो है मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, यानी कि जो सतपुड़ा की श्रेणी है इसका निर्माण जो है किससे हुआ है, तो ये जो है ब्लॉक पर्वत है और इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। और यह जो है पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जो है जल विभाजन का कार्य करती है, यानी कि जो सतपुड़ा श्रेणी है ये नर्मदा और तापी के बीच में जो है जल विभाजन का कार्य करती है। आगे बताया गया है पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट के बारे में, यानी कि पश्चिम में जो है कौन कौन से घाट स्थित है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है पश्चिमी घाट के बारे में कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है अरब सागर तट के समानांतर है और जो कि 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। और ये जो है वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, यानी कि फॉल्ट स्कार्प है। यानी कि ये जो पश्चिमी घाट है ये पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। और पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है, यानी जो पश्चिमी घाट है इसको महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री कहा जाता है। और इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, तो 900 से लेकर के 1600 मीटर जो है पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई मानी जाती है। और महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र आदि जो है यहाँ की प्रमुख चोटियाँ, यानी कि पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन है, तो महाबलेश्वर है, कलसूबाई है और हरिश्चंद्र इत्यादि जो है इसकी प्रमुख चोटियाँ मानी जाती है। और यह यहाँ जो है 4 प्रकार के दर्रे उत्तर से दक्षिण में जो है क्रमशः थालघाट है जो कि महाराष्ट्र में है, भोरघाट है जो कि महाराष्ट्र में है, पालघाट है केरल में और सेनकोट्टा जो कि केरल में स्थित है। यानी कि पश्चिमी घाट की जो है प्रमुख दर्रे कौन कौन सी हैं, तो थालघाट है, भोरघाट है, पालघाट है और सेनकोट्टा है। आगे बताया गया कि यह जो है उत्तर में तापी नदी के मुहाने यानी कि महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक जो है फैला हुआ है। यानी कि जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो तापी नदी के मुहाने यानी कि महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से लेकर के जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। और यह जो है वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, यानी कि पश्चिमी घाट जो है वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है और इसका निर्माण जो है प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन से जो है निर्मित कगार और स्थल के एक खंड के अरब सागर में जो है अवसंवलन के कारण जो है हुआ है। यानी कि पश्चिमी घाट का निर्माण जो है कैसा हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के जो है विभाजन से निर्मित कगार और स्थल के एक खंड के अरब सागर में जो है अवसंवलन के कारण इसका निर्माण हुआ है। आगे बताया गया है इसकी पश्चिमी ढाल जो है वो तीव्र एवं खड़ा है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है इसकी जो पश्चिमी ढाल है वो जो है तीव्र और खड़ा है और जबकि पूर्वी ढाल जो है वो कैसा है, तो मंद एवं सीढ़ीनुमा है। और महाबलेश्वर के पास ही जो है गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों का उद्गम जो है स्थान है, यानी कि महाबलेश्वर के पास जो है गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और यहाँ की नदियाँ जो है अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी कि जो महाबलेश्वर की नदी जो है वो ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। और पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट जो है इसको महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो लगभग 1200 मीटर जो है वो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई होती है। आगे बताया गया है कि इसे जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला उत्तरी सह्याद्री है और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री है।
और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को जो है विभाजित करती है, यानी कि 16 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश ये जो है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है, और जो कि गोवा से होकर गुजरती है। यानी कि 16 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश कहाँ से होकर गुजरता है, तो गोवा से होकर गुजरता है। और दक्षिण की ओर जो है पश्चिमी घाट जो है पर्वत नीलगिरी की पहाड़ी द्वारा पूर्वी घाट से मिल जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है। यानी कि दक्षिण की ओर जो है पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ी के द्वारा जो है पूर्वी घाट से मिलकर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। यानी कि अन्नाईमुडी की जो चोटी है ये जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। आगे बताया गया उत्तरी सह्याद्री का जो है सर्वोच्च शिखर जो है क्या है, तो कलसुबाई है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, और जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1894 मीटर। यानी कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कलसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। आगे बताया गया है कि दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यानी कि दोदा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी माना जाता है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। यानी कि जो नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है वो किसके किसके मिलन बिंदु पर है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर जो है नीलगिरी की पर्वत श्रेणी स्थित है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेटा है। और पहली कौन थी, तो पहली जो है वो अन्नामलाई थी। आगे दिया गया है दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर माना जाता है पुष्पगिरी को, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो 1714 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और पश्चिमी घाट जो है वो पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जो पश्चिमी घाट है इसको विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। और यूनेस्को ने जो है वर्ष 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यानी कि पश्चिमी घाट को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया था, तो 2012 में शामिल किया गया था। आगे बताया गया पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है पहाड़ियों का क्रम है, पहले है नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद है अन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद है इलायची पहाड़ी या फिर कार्डमम की पहाड़ी। आगे बताया गया है पूर्वी घाट के बारे में, यानी कि ईस्टर्न्स घाट के बारे में बताया गया है। तो पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, लगभग तो 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई जो है वो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई होती है। और जिसका विस्तार जो है वो पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में जो है नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 1750 किलोमीटर की लंबाई में है। यानी कि पूर्वी घाटी का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार जो है वो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक जो है दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 1750 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है, और जो कि सतत नहीं है बल्कि ये जो है अनियमित है। यानी कि ये जो है अनियमित है, और क्योंकि जो है महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने जो है इसे जगह जगह पर अपर्दित किया है। यानी कि जो पूर्वी घाट है इसको जो है महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के द्वारा जो है इसे जगह जगह पर अपर्दित किया गया है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदियाँ जो है इसे विभाजित करता है। यानी कि पूर्वी घाट को जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला जो भी नदी होता है वो इसे विभाजित करता है, और यह जो है पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यानी कि पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से बिल्कुल अलग है, और यह जो है अधिक कटा छटा तथा पहाड़ियों के रूप में है। यानी कि जो पूर्वी घाट है वो बहुत ही कटा छटा है और पहाड़ियों के रूप में यह है। और उड़ीसा में जो है महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोडा, नगरी, और तमिलनाडु में जो है पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी और वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। यानी कि पूर्वी घाट की जो है प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में है नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नगरी, और तमिलनाडु में है पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी और वेलंगिरी। ये जो है पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ियाँ जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा जो है अलग की जाती है। यानी कि ये जो भी पहाड़ियाँ हैं ये सभी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा अलग किया जाता है। और ये जो नदियाँ हैं वो उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि ये जितनी भी नदियाँ हैं जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा और कावेरी हो गया, ये सभी जो है नदी उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है पूर्वी घाट के बारे में कि समुद्री तल से जो है 400 से लेकर के 500 फीट ऊंचे पठार के पास जो है सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के स्लेम कस्बे के समीप अवस्थित है। यानी कि समुद्री तल से जो है 400 से 500 फीट की ऊंचे पठार के पास जो है सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के
स्लेम कस्बे के समीप में स्थित है और जो कि लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा है। यानी कि सेवराई की जो पहाड़ी है वो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा माना जाता है। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल जो है वो कौन सा है, हिल स्टेशन जो है कौन सा है, तो यॉरकॉड है और इन्हीं पहाड़ियों पर जो है स्थित है। यानी कि किस पहाड़ी पर है, तो सेवराई की पहाड़ी पर जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यॉरकॉड। आगे बताइए, पूर्वी घाट जो है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। यानी कि पूर्वी घाट जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में है और इन्हें जो है पूर्वार्धी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पूर्वी पठार को जो है पूर्वार्धी श्रेणी के नाम से जाना जाता है और ये श्रेणी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी सह्याद्री से मिल जाती है। यानी कि जो पूर्वाधी श्रेणी है ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी सह्याद्री से मिल जाती है। और पूर्वी घाट जो है वो प्राचीन मोरदार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। यानी कि पूर्वी घाट को जो है प्राचीन मोरदार वलित पर्वत का अवशिष्ट माना जाता है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, तो विशाखापट्टनम चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर एवं महेंद्रगिरी है जिसका ऊंचाई है 1501 मीटर जो है दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यानी कि जो पूर्वी घाट है इसका जो है सर्वोच्च शिखर किसे माना जाता है, तो विशाखापट्टनम चोटी को माना जाता है जिसका ऊंचाई जो है 1680 है। और दूसरा क्या माना जाता है, तो महेंद्रगिरी को जो है दूसरा सर्वोच्च शिखर माना जाता है जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। और सह्याद्री है जो कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वार्धी यानी कि पूर्वी घाट के बीच जो है पठारी भाग को कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। यानी कि जो सह्याद्री और पूर्वार्धी के बीच का जो पठारी भाग होता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और तेलंगाना का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। यानी कि तेलंगाना का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आगे दिया गया है इसमें पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों के क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पूर्वी घाट में जो है पहाड़ी का क्रम जो है उत्तर से दक्षिण कैसे है, कौन कौन है, तो उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है पहले नल्लामलाई की पहाड़ी है, उसके बाद है वेलिकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी है, नागारी पहाड़ी है और शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं। ये सभी जो पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, तो नल्लामलाई पहाड़ी है, वेलिकोंडा पहाड़ी है, पालकोंडा पहाड़ी है, नागारी पहाड़ी है और शेषाचलम, ये सभी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आता है जवादी पहाड़ी, उसके बाद आता है सेवराई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी, ये सभी जो है तमिलनाडु में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, यानी कि मेजर पासेस ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित जो दर्रे हैं भारत के उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है काराकोरम दर्रा के बारे में। तो यह दर्रा जो है वो लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। यानी कि जो काराकोरम दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में जो है काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का काराकोरम दर्रा है ये जो है सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है भारत में। और समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 5654 मीटर जो है ये काराकोरम दर्रा की ऊंचाई है समुद्र तल से। और ये जो है भारत और चीन के मध्य में संपर्क मार्ग प्रदान करता है। यानी कि जो काराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर का ये जो है भारत और चीन के बीच में संपर्क मार्ग प्रदान करता है। आगे दिया गया है जोजिला दर्रा के बारे में। तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और यह दर्रा जो है कश्मीर घाटी को जो है लेह से जोड़ता है। यानी कि जो जोजिला दर्रा है ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और ये जो है लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यानी कि जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3528 मीटर जो है वो जोजिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई है। और जोजिला दर्रा से गुजरने वाली सड़क को जो है NH1D नाम दिया गया है। यानी कि जो जोजिला दर्रा से जो गुजरने वाला जो सड़क है इसको NH1D के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया पीर पंजाल दर्रा के बारे में। तो पीर पंजाल दर्रा जो है वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी कि पीर पंजाल दर्रा जो है वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से लगभग 3494 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि जो पीर पंजाल दर्रा है ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3494 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पीर पंजाल जो है वो धौलाधार और महाभारत श्रेणी हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। यानी कि जो पीर पंजाल धौलाधार और महाभारत श्रेणी जो है वो हिमाचल श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। आगे दिया गया है बनिहाल दर्रा के बारे में। तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी कि जो बनिहाल दर्रा है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में है। यानी कि जो बनिहाल दर्रा है ये पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है और जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। यानी कि जो जम्मू से श्रीनगर होने वाला जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है और समुद्र तल से इसकी जो दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो 2832 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और जवाहर सुरंग जिसकी लंबाई है कितनी, तो 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और यह जो है इसी दर्रे में अवस्थित है। यानी कि जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में ही स्थित है।
आगे दिया गया है बुर्जिला दर्रा के बारे में। तो यह दर्रा जो है वो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है, यानी कि बुर्जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 4100 मीटर जो है वो बुर्जिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई है। और यह दर्रा जो है कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है, यानी कि जो बुर्जिला दर्रा है ये जो है कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। और बुर्जिला दर्रा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा पर स्थित है, यानी कि बुर्जिला दर्रा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा पर स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो कौन कौन सा दर्रा है, तो सिपकिल्ला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बारालाचा दर्रा, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिपकिल्ला दर्रा के बारे में। तो यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा माना जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा कौन सा है, तो सिपकिल्ला दर्रा है। और ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि सिपकिल्ला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4300 मीटर जो है वो सिपकिल्ला दर्रा के समुद्र तल से ऊंचाई है। और सतलुज नदी भारत में जो है इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है, यानी जो सतलुज नदी है वो भारत में कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, तो सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। और भारत के चीन से होने वाले व्यापार के लिए जो है यह नाथुला और लिपुलेख के बाद जो है तीसरा दर्रा है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है इसके लिए जो दर्रा है इसमें जो है नाथुला और लिपुलेखा के बाद जो है सिपकिल्ला का तीसरा जो है नंबर आता है। आगे हम लोग देखेंगे रोहतांग दर्रा के बारे में। तो यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, यानी कि जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 4111 मीटर जो है वो रोहतांग दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई है। और यह जो है मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है, यानी कि रोहतांग दर्रा के द्वारा जो है मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बारालाचा दर्रा के बारे में। तो यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा है, तो बारालाचा है। और यह जो है मनाली और लेह को जोड़ता है, यानी कि मनाली और लेह के मार्ग को जो है जोड़ता है कौन, तो बारालाचा दर्रा जो है जोड़ता है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 4890 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई मानी जाती है। आगे दिया गया है उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में जो है कौन कौन सा दर्रा है उसके बारे में दिया गया है। तो उत्तराखंड में जो है माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। अब तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माना दर्रा के बारे में। तो यह दर्रा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणियों में स्थित है, यानी कि माना दर्रा जो है कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 5548 मीटर जो है माना दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई है। और भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर व कैलाश घाटी जो है इसी दर्रे से जाते हैं, यानी कि किससे जाता है, तो माना दर्रा से होकर जाता है। और माना दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि भारत को जो है उत्तराखंड के तिब्बत से कौन जोड़ता है, तो माना दर्रा जोड़ता है। और शीत ऋतु में जो है यह लगभग 6 माह तक बर्फ से ढका रहता है, यानी कि जो माना दर्रा है वो शीत ऋतु में लगभग 6 महीने तक जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है। आगे हम लोग देखेंगे नीति दर्रा के बारे में। तो यह जो है उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है, यानी कि नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। और इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 5389 किलोमीटर जो है नीति दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई है। और यह जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि उत्तराखंड को तिब्बत से कौन जोड़ता है, तो माना दर्रा भी जोड़ता है। और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे लिपुलेख दर्रा के बारे में। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि उत्तराखंड को तिब्बत से जो है लिपुलेख दर्रा भी जोड़ता है। और ये जो है कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 5334 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और इसकी भूमिका जो है भारत के चीन से होने वाले व्यापार में जो है महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है इसमें जो है लिपुलेख दर्रा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर जो है लिपुलेख दर्रे से वर्ष 1991 में जो है भारत चीन व्यापार शुरू किया गया था, यानी कि उत्तराखंड से जो लगा चीन सीमा है जो है इससे जो है लिपुलेख दर्रे से 1991 से जो है भारत और चीन के बीच में व्यापार को शुरू किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है सिक्किम में स्थित प्रमुख दर्रों के बारे में। तो सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है, तो नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो नाथुला दर्रा के बारे में इसमें बताया गया है कि यह जो है सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है, यानी कि जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम राज्य में जो डोगेक्या श्रेणी है यहाँ पे स्थित है। और यह जो है वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण जो है अधिक चर्चित रहा था, यानी कि भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, इसमें जो है नाथुला दर्रा का जो है सामरिक महत्व रहा था, जिसके कारण जो है यह अधिक चर्चा में रहा था। और इससे जो है दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, यानी कि नाथुला दर्रा से होकर जो है दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 4310 मीटर जो है वो नाथुला दर्रा समुद्र तल से ऊंचा है।
आगे दिया गया जलेपला दर्रा के बारे में। तो इस दर्रे के द्वारा जो है दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बना हुआ है और यह दर्रा जो है सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है, यानी कि जलेपला दर्रा जो है सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। और भारत और चीन के बीच में व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो जलेपला दर्रा के द्वारा भी किया जाता है। और यह जो है समुद्र तल से कितना ऊँचा है, तो 4270 मीटर की ऊंचाई पर यह जो है पूर्वी सिक्किम में स्थित है। जलेपला दर्रा जो है पूर्वी सिक्किम में स्थित है 4270 मीटर की ऊंचाई पर। आगे हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रों के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बोमडिल्ला दर्रा है और यांग्याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोमडिल्ला दर्रा के बारे में। तो यह दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी और तिब्बत को जोड़ता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी और तिब्बत को कौन जोड़ता है, तो बोमडिल्ला दर्रा जोड़ता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2217 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी जो है ल्हासा, इससे कौन जोड़ता है, तो बोमडिल्ला दर्रा जोड़ता है। आगे दिया गया है यांग्याप दर्रा के बारे में। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि यांग्याप दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में जो है यांग्याप दर्रा के समीप से, यानी कि नज़दीक से होकर ही प्रवेश करती है। और यह जो है भारत एवं तिब्बत सीमा पर भारत व चीन को जोड़ता है। आगे बताया गया है मणिपुर का दर्रा के बारे में। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है। तो इसमें दिया गया है कि यह जो दर्रा है वो मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यानी कि तुजू दर्रा जो है मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इस दर्रे के से जो है इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है, यानी कि तुजू दर्रा के द्वारा जो है इम्फाल से म्यांमार तक जाया जाता है। आगे बताया गया है केरल के दर्रे के बारे में। तो केरल में जो है वो पालघाट दर्रा है। तो पालघाट दर्रा के बारे में बताया गया कि यह जो दर्रा है वो दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है, यानी कि पालघाट जो दर्रा है वो दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। और यह दर्रा जो है केवल केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है, यानी कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से कौन जोड़ता है, तो पालघाट दर्रा जोड़ता है। और यह जो दर्रा है वो अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है, यानी कि पालघाट दर्रा जो है किन के बीच में है, तो अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ी के बीच में स्थित है। और दक्षिण भारत की जलवायु को जो है प्रभावित करने में भी यह दर्रा जो है विशेष भूमिका निभाता है। कौन सा, तो पालघाट दर्रा है। आगे हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में। तो महाराष्ट्र में जो है वो थालघाट दर्रा है और भोरघाट दर्रा, ये दोनों जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो पहले हम लोग देखेंगे थालघाट दर्रा के बारे में। तो ये जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, यानी कि थालघाट दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। और यह दर्रा जो है वो मुंबई नासिक मार्ग को जोड़ता है, यानी कि मुंबई से नासिक के मार्ग को जो है कौन जोड़ता है, तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा के बारे में बताया गया है कि ये जो है पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में जो है लोनावाला में स्थित है, यानी कि थालघाट था पश्चिमी घाट में स्थित था और भोरघाट जो था वो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में लोनावाला में स्थित है। और यह दर्रा जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यानी कि मुंबई को जो है पुणे से कौन जोड़ता है, तो भोरघाट जोड़ता है। और मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है, तो थालघाट जोड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में, यानी कि आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि भारत के द्वीप समूह को जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दो भागों में है, जिसमें पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। और दूसरे जो है अन्य द्वीप समूह जो कि निम्नलिखित है, यानी कि भारतीय द्वीप समूह को जो है दो भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। और दूसरे जो है अन्य द्वीप समूह जो कि निम्नलिखित दिया गया है। तो इसमें दिया गया है द्वीप समूह के बारे में, यानी कि ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के बारे में बताया गया है। तो द्वीप जो है वो स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जो है जल का विस्तार पाया जाता है, यानी कि द्वीप जो है क्या होता है, तो द्वीप जो है वो ऐसा स्थल खंड होता है जिसके चारों ओर जो है जल का विस्तार पाया जाता है। और यह जो है महासागर, सागर, झील व नदी आदि में कहीं भी पाया जा सकता है, यानी कि जो द्वीप समूह है ये महासागर, सागर, झील और नदी कहीं भी पाया जा सकता है। और यह जो है द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग है, यानी कि ये जो द्वीप होते हैं वो समुद्र में जलमग्न जो पर्वत होते हैं इनके भाग होते हैं। आगे दिया गया है प्रमुख द्वीप तथा द्वीप समूह के बारे में। तो प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह को जो है दो भागों में बांटा गया है, पहला है द्वीप समूह और दूसरा है अन्य द्वीप। तो द्वीप समूह जो है दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला है अंडमान और निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। और अन्य द्वीप में जो है कौन कौन है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप है, पम्बन द्वीप है, न्यू मूर द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है और माजुली द्वीप है जिसे नदी द्वीप भी कहा जाता है। आगे इसमें दिया गया है
आगे दिया गया बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है इसमें कितने हैं द्वीप, तो 572 है। और इसमें से जो है 36 द्वीपों पर जो है आबादी पाई जाती है। यानी कि 572 द्वीप है लेकिन 36 द्वीप पर ही आबादी पाई जाती है। और ये द्वीप समूह जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के जो 45 मिनट से जो है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। यानी कि जो ये द्वीप समूह है ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के जो है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के बीच में जो है स्थित है। और रीजी द्वीप जो समूह है और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। यानी कि रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप जो है यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी में जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो उत्तर से दक्षिण तक जो फैले हुए द्वीप हैं इनको जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और इस द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल दो भागों में यानी कि उत्तर में जो है अंडमान द्वीप समूह एवं दक्षिण निकोबार द्वीप समूह में बांटता है। यानी कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को जो है कौन सा बांटता है चैनल, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण निकोबार द्वीप समूह को बांटा जाता है। आगे दिया गया है कि यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह जो है वो निमज्जित यानी कि डूबे हुए पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यानी कि जो ये माना जाता है कि ये जो द्वीप समूह है ये जो है निमज्जित यानी कि डूबे हुए पर्वत श्रेणियों के शिखर होते हैं। और इन द्वीप समूहों में जो है पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में जो है बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि ये जो द्वीप समूह है इनमें जो पाया जाने वाला पादप और जंतु होता है इनमें जो है अधिक विविधता पाई जाती है। और ये जो द्वीप है वो विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यानी कि ये जो द्वीप है ये सभी ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। और यहाँ की जलवायु जो है विषुवतीय होती है। और ये जो है यहाँ जो है घने जंगल में से जो है आच्छादित होते हैं। यानी कि ये जो द्वीप है ये घने जंगल से आच्छादित यानी कि ढके हुए होते हैं। आगे दिया गया है इसमें अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है। यानी कि अंडमान जो है किन किन द्वीपों का समूह है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो उत्तरी अंडमान का है, मध्य अंडमान का है, दक्षिणी अंडमान का है और लिटिल अंडमान का द्वीप समूह है अंडमान। आगे बताया गया है आगे दिया गया है कि इस द्वीप समूह की प्रमुख पर्वत चोटियां में है। तो कौन कौन है द्वीप समूह की प्रमुख पर्वत चोटियां में, तो इसमें दिया गया है सैंडल पीक चोटी जो कि उत्तरी अंडमान में है, लगभग 738 मीटर ऊंचा है। दूसरा दिया गया है माउंट डियोवाली जो कि मध्य अंडमान में स्थित है और ये जो है 515 मीटर ऊंचा है। तीसरा दिया गया है माउंट क्योबो जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 460 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट थुइलर जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है और जो कि 642 मीटर ऊंचा है। ये सभी जो है द्वीप समूह की प्रमुख पर्वत चोटियों में शामिल है। आगे दिया गया है कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर, वर्तमान नाम जो है वो क्या है, तो श्री विजयपुरम है और अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। यानी कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान द्वीप पर स्थित है। और यहीं पर जो है प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल है। यानी कि सेल्यूलर जेल जो है वो कहाँ पे स्थित है, अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है। आगे दिया गया है कोको स्ट्रेट जो है वो अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। यानी कि कोको स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान के उत्तर में स्थित है और जो कि अंडमान को जो है म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। यानी कि अंडमान को जो है म्यांमार के कोको द्वीप समूह से जो है कौन अलग करता है, तो कोको स्ट्रेट अलग करता है। आगे दिया गया है दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच जो है वो डंकन पास पाया जाता है। यानी कि डंकन पास जो है किनके बीच में पाया जाता है, तो दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच में पाया जाता है। और मध्य अंडमान के पूर्व में जो है बैरन द्वीप स्थित है। यानी कि बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है और जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि बैरन द्वीप जो है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। और जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम जो है एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। यानी कि नारकोंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है लेकिन बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बताया गया है 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से विभाजित करता है। यानी कि ग्रेट निकोबार को जो है सुमात्रा से कौन अलग करता है, तो 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट में स्थित भारतीय क्षेत्र है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ये जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। और वर्ष 2004 की सुनामी के कारण जो है यह जल में डूब गया था। यानी कि जो ग्रेट निकोबार है ये जो है 2004 में सुनामी के कारण जो है जल में डूब गया था। और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो पिग्मेलियन पॉइंट है और इसे जो है पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो सैडल पीक जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी कि सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और माउंट थुलियर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, यानी कि सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा चोटी है सैडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और दूसरा नंबर पर कौन सा आता है? तो माउंट थुलियर है जो कि अंडमान और निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे है यहाँ पे सेंटिनलीज, जारवा और सोम्पेन आदि प्रमुख जनजातियाँ निवास करती है। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सेंटिनलीज, जारवा और सोम्पेन जो जनजाति है ये निवास करती है। और 16वीं लोकसभा चुनाव में जो है पहली बार सोम्पेन जनजाति ने मतदान किया था, यानी कि 16वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था इसमें जो है पहली बार सोम्पेन जनजाति ने मतदान किया था, यानी कि वोट दिया था। आगे दिया गया वर्ष 2018 में प्रमुख द्वीपों के बदले गए नाम के बारे में कि 2018 में जो है किन किन द्वीपों का नाम बदला गया था। तो इसमें दिया गया है नाम और परिवर्तित नाम के बारे में। तो इसमें दिया है सबसे पहले है रॉस द्वीप के बारे में। तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और नील द्वीप जो है इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो शहीद द्वीप जो है वो नील द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया है। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप जो है वो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है। आगे दिया गया है अरब सागर में स्थित द्वीप के बारे में। तो अरब सागर में जो है कौन कौन सा द्वीप स्थित है तो इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि अरब सागर के द्वीपों में जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल है, यानी कि अरब सागर में कौन कौन सा द्वीप समूह शामिल है? तो द्वीपों में जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल है। और पूरा द्वीप समूह जो है प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है, यानी कि जो पूरा द्वीप समूह है ये किससे बना हुआ है? तो प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। आगे दिया गया है केरल में मलाबार तट के पास जो है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेप द्वीप है, यानी कि केरल के मलाबार तट के पास जो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है ये जो है प्रवाल निक्षेप द्वीप है। और पहले जो है इस द्वीप को लका द्वीप, मिनिकॉय और आमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो लक्षद्वीप समूह है इसको जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? तो लका द्वीप, मिनिकॉय और आमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। और 1973 में जो है इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया था, यानी कि इनका नाम जो है बदलकर लक्षद्वीप कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। और यह द्वीप जो है वो 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि जो लक्षद्वीप है ये जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से लेकर के 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जो है 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और यह जो है केरल तट के पश्चिमी में 280 किलोमीटर से लेकर के जो है 480 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि केरल में कहाँ से कहाँ तक है? तो 280 किलोमीटर से लेकर के 480 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे दिया गया है कि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो कैसा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। और यहाँ जो है द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में जो है द्वीपों की कुल संख्या है 36। और कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और जो कि 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है, यानी कि कवरत्ती जो है वो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। और कवरत्ती जो है वो द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कि कवरत्ती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय माना जाता है। और यह जो है मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, यानी कि कवरत्ती जो है वो मिनिकॉय द्वीप से किसके द्वारा अलग होता है? तो 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। और यह जो है मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है, यानी कि जो मिनिकॉय है वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। आगे दिया गया है कि लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को जो है आमिनी द्वीप और दक्षिणी द्वीप समूह को जो है क्या कहा जाता है? तो मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है, यानी कि लक्षद्वीप का उत्तरी जो द्वीप समूह है इसको आमिनी द्वीप कहा जाता है और दक्षिणी द्वीप समूह को जो है मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। आगे दिया गया है लक्षद्वीप समूह जो है वो 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें उत्तर में कौन सा है? तो आमिनी द्वीप है और दक्षिण में जो है कन्नौर द्वीप है, यानी कि लक्षद्वीप जो है किसके द्वारा 2 भागों में बढ़ता है? तो 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बढ़ता है, जिसमें उत्तर में कौन सा है? तो आमिनी द्वीप है और दक्षिण में जो है कन्नौर द्वीप है। और अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है, यानी कि अगाती जो है लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है और जहाँ पे हवाई अड्डा है। और पिटली द्वीप का जो है जहाँ मनुष्य निवास नहीं करती है और यहाँ पे जो है एक पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि पिटली द्वीप में जो है मनुष्य निवास नहीं करता है लेकिन यहाँ पे जो है एक पक्षी अभ्यारण्य है। और लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर जो है मलयालम भाषा बोली जाती है, यानी कि जो लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप है यहाँ पे जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। और मिनिकॉय द्वीप जो है वो एकमात्र अपवाद है जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है, यानी कि मिनिकॉय जो है एक अपवाद है और वहाँ पे जो है कौन सा भाषा बोला जाता है? तो महल भाषा बोला जाता है। और महल जो है दिवेही लिपि में लिखी जाती है, यानी कि जो महल भाषा है वो किस लिपि में लिखा जाता है?
तो द्विवेही लिपि में लिखा जाता है और मूलतः जो है मालदीव की भाषा है। आगे हम लोग देखेंगे अन्य प्रमुख द्वीपों के बारे में। तो अन्य प्रमुख द्वीपों में दिया गया है, इसमें सबसे पहले दिया गया है श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में। तो यह जो है आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है, यानी कि श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। और इसी द्वीप पर जो है भारत का एकमात्र उपग्रह है प्रक्षेपण केंद्र, जो कि है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पे स्थित है, तो श्रीहरिकोटा पे स्थित है। और यह द्वीप जो है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है, यानी कि पुलिकट झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। आगे दिया गया है पम्बन द्वीप के बारे में। तो पम्बन द्वीप जो है पर ही जो है रामेश्वरम स्थित है, यानी कि रामेश्वरम कहाँ पे स्थित है, तो पम्बन द्वीप पर स्थित है। और यह जो है आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है, यानी कि जो पम्बन द्वीप है ये आदम ब्रिज या फिर राम सेतु का भाग है और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, यानी कि पम्बन द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और यह जो है मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, यानी कि पम्बन द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आगे दिया गया है न्यू मूर द्वीप के बारे में। तो न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि न्यू मूर द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। और जिसके कारण जो है इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच में जो है विवाद चलते, इसे जो है दोनों देशों के बीच में बांट दिया गया है, यानी कि न्यू मूर द्वीप पर जो है भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में जो है विवाद चलता रहता है और जिस कारण जो है इसे दोनों देशों के बीच में बांट दिया गया है। आगे दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि जिसे व्हीलर द्वीप बना दिया गया है अब। तो इसे जो है यह जो है ओडिशा के सागर तट से पड़े और राजधानी भुवनेश्वर के लगभग 150 किलोमीटर जो है स्थित एक द्वीप है, यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो ओडिशा के सागर तट से पड़े यानी कि दूर और राजधानी भुवनेश्वर के लगभग 150 किलोमीटर स्थित जो है एक द्वीप है। और इसका पुराना नाम क्या है, तो व्हीलर द्वीप था, यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप का जो पहले नाम था वो क्या था, तो व्हीलर द्वीप था और इसे जो है अब अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और इसका प्रयोग जो है भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करते हैं, यानी कि अब्दुल कलाम जो द्वीप है इसका उपयोग जो है भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के लिए जो है इसका उपयोग करता है। आगे दिया गया है माजुली द्वीप के बारे में। तो माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है और जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है, यानी कि माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा हुआ है और यह जो है अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि माजुली द्वीप जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो कैसी है, तो सघन है, यानी कि यहाँ पे जो है जनसंख्या बहुत अधिक है। और माजुली को जो है असम का 33वां जिला घोषित किया गया है, यानी कि असम का 33वां जिला घोषित किसे किया गया है, तो माजुली द्वीप को किया गया है। और इसके साथ ही यह देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है, यानी कि जो माजुली द्वीप है यह देश का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है। आगे हम लोग देखेंगे संबंधित तथ्य के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि कच्छ की खाड़ी जो है वो कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करता है, यानी कि कच्छ की खाड़ी के द्वारा जो है कच्छ और काठियावाड़ पहाड़ी को अलग किया जाता है। और खंभात की खाड़ी जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप को जो है गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करती है, यानी कि खंभात की खाड़ी जो है किसको अलग करता है, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात के मुख्य भूमि से अलग करता है खंभात की खाड़ी। आगे दिया गया है नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर जो है अवस्थित द्वीप क्रमशः कौन कौन सा है, तो आलिया बेट तथा खादिया बेट द्वीप जो है वो नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर स्थित द्वीप है। और वेलिंगटन द्वीप जो है वो कोच्चि शहर का भाग है, यानी कि केरल का भाग है कौन सा, तो वेलिंगटन द्वीप जो है वो कोच्चि शहर का भाग है। आगे हम लोग देखेंगे जलवायु यानी कि क्लाइमेट के बारे में, यानी कि भारत की जलवायु जो है वो कैसी है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव और पवनों की दिशा एवं वेग का समग्र अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो है किया जाता है, यानी कि किसी भी स्थान, देश के लंबे समय के तापमान, वर्षा और जो वायुमंडलीय दबाव होता है और पवन की दिशा और वेग का जो समग्र अध्ययन होता है वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है तथा जो है इन समस्त दशाओं को क्या कहा जाता है, तो जलवायु कहा जाता है। और संपूर्ण भारत को जो है जलवायु की दृष्टि से जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले देश माना जाता है, यानी कि पूरा भारत को जो है क्या माना जाता है, तो जलवायु की दृष्टि से जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है, यानी कि भारत में जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। और भारत में जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है जलवायु, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। और मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, तो अरबी शब्द मौसम से हुई है, यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी शब्द मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो पवनों की दिशा का ऋतुवत यानी कि मौसम के अनुसार प्रत्यावर्तन, यानी कि
मौसम का अर्थ होता है कि पवनों की दिशा का जो है ऋतुवत यानी कि मौसम के अनुसार जो है परिवर्तन होता है। आगे दिया गया है भारतीय मानसून के बारे में, यानी कि इंडियन मानसून के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि भारत की जलवायु जो है वो उष्ण मानसूनी प्रकार की है, यानी कि भारत की जलवायु कैसी है तो उष्ण मानसूनी है। और किंतु जो है ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत की उत्तरी भाग जो है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है शीतोष्ण कटिबंध में है, तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के जो दक्षिण में स्थित है वह भाग जो है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और भारतीय मानसून का संबंध जो है मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से है। यानी कि भारतीय मानसून का संबंध किससे है तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के ऋतु में जो है होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में जो परिवर्तन होता है इससे है। आगे दिया गया है समुद्र से दूरी के बारे में। तो भारत जो है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसके पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिणी जो है भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। यानी कि भारत का 3 जो भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिमी तट है, पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारतीय क्षेत्र जो है वो समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। और किंतु जो है उत्तरी भारत यानी कि उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत पर जो है समुद्री जलवायु का प्रभाव नगण्य है, यानी कि इस पर जो है समुद्र का जो है जलवायु का प्रभाव नहीं है। आगे दिया गया है उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, यानी कि हिमालय जो क्षेत्र है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, और यह जो मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता है। यानी कि मानसून की अवधि में जो है भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण बनता है कौन तो हिमालय क्षेत्र है। और शीत ऋतु में तिब्बतीय क्षेत्र से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं जो है इसके मार्ग में रुकावट पैदा कर भारत को शीतलहर के प्रभाव से बचाने के लिए अवरोध की भूमिका निभाता है। यानी कि जो उत्तर पर्वतीय श्रेणी है ये जो है अत्यधिक ठंडी जो तिब्बती क्षेत्र से जो ठंडी हवा आती है इसके मार्ग में जो है रुकावट पैदा करता है, और भारत को जो है शीतलहर के प्रभाव से बचाने के लिए अवरोध की जो है भूमिका निभाता है। और भारतीय जेट स्ट्रीम के जो है हिमालय के उत्तर में विस्थापन के पश्चात यानी कि बाद में जो है भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। यानी कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम के जो है हिमालय के उत्तर में विस्थापन होने के बाद जो है भारत में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। आगे इसमें दिया गया है, आगे बताया गया है कि इसकी स्थिति जो है लगभग 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है, और इसे ही जो है भारतीय मानसून प्रस्फोट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। किसे माना जाता है तो उत्तर पर्वतीय श्रेणी को माना जाता है। और पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से जो है दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समूह जो है उच्च वायुदाब का विकास होता है, और इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो पूर्वी जो जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिण हिंद महासागर में जो मेडागास्कर द्वीप के निकट जो है उच्च वायुदाब का विकास होता है, और इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। आगे दिया गया है भारत में मानसून का आगमन के बारे में। तो भारत में जो है मानसून कब आता है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा यानी कि जो है वो मौसमी होती है, और जो कि जून से सितंबर के दौरान होती है। यानी कि भारत में होने वाली जो मानसूनी वर्षा होती है और जो क्या होती है तो मौसमी होती है, और जो कि जून से सितंबर के दौरान होता है। और जून के प्रथम सप्ताह में जो है मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। यानी कि जून के पहले सप्ताह में जो है मानसूनी जो हवा होती है वो केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र तक पहुंच जाती है। और सर्वप्रथम जो है मानसूनी हवाएं जो होती है वो केरल के तट से टकराती है, और जिसे मानसूनी प्रस्फोट यानी कि ब्रस्ट ऑफ मानसून की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो केरल के तट से टकराती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। और भारत में होने वाली वर्षा जो है वो मुख्य रूप से भू आकृतियों यानी कि उच्चावच द्वारा नियंत्रित होती है, और उदाहरण के रूप में जो है पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल पर लगभग 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इसी प्रकार जो है पूर्वी भारत में पहाड़ियों स्थित के कारण ही पूर्वी राज्यों में जो है भारी वर्षा होती है। यानी कि पूर्वी राज्य में जो है भारी वर्षा होती है। किस कारण होता है तो पूर्वी भारत में जो पहाड़ियाँ स्थित है उसके कारण जो है पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा होता है। आगे दिया गया है एल नीनो के बारे में। तो एल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है तो बालक ईसा होता है। यानी कि एल नीनो का अर्थ होता है बालक ईसा, क्योंकि यह जो है जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। यानी कि एल नीनो जो जलधारा है वो दिसंबर के महीने में जो है क्रिसमस के आसपास नजर आता है। और पेरू जो कि दक्षिण गोलार्ध में है इसमें जो है दिसंबर गर्मी का महीना होता है। यानी कि पेरू में जो है
दिसंबर में जो है गर्मी का महीना होता है। और क्यों होता है, तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, जिसके कारण दिसंबर में जो है गर्मी का महीना होता है। और यह जो है पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में जो है उत्पन्न होने वाली एक गर्म धारा है, और इसके प्रभाव के कारण जो है भारत में कम वर्षा होती है। यानी कि एल नीनो जो है वो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में जो है उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा, यानी कि एल नीनो कैसे जलधारा है, तो गर्म जलधारा है, और इसके प्रभाव के कारण जो है भारत में कम वर्षा होती है। आगे दिया गया है ला नीना के बारे में। तो ला नीना जो है एल नीनो के विपरीत संकल्पना है, यानी कि जो ला नीना है वो एल नीनो के विपरीत है, और इसके प्रभाव से जो है भारत में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। यानी कि ला नीना जो है वो भारत में अच्छी खासी वर्षा करती है। आगे दिया गया है भारत में वर्षा का अनुपात। तो इसमें दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो लगभग है 3% है, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात वर्षा कितना है, तो लगभग 10% है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा जो है कितना है, लगभग 74 है, और प्रत्यावर्ती मानसून वर्षा जो है लगभग कितना है, तो 13% जो है भारत में वर्षा का अनुपात है। आगे दिया गया है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में। तो कोपेन ने जो है सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, यानी कि कोपेन के द्वारा जो है विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कब किया था इसने, तो 1918 में किया था, और इसके पश्चात जो है उन्होंने इस योजना में वर्ष 1931 और 1936 में जो है संशोधन किया था। यानी कि जो 1918 में जो वर्गीकरण किया था, इसके बाद जो है योजना में जो है 1931 और 36 में संशोधन किया था। और कोपेन ने जो है जलवायु प्रदेशों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित चारों चरों का प्रयोग किया था। कौन कौन सा चर है, तो इसमें दिया गया है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान है, वार्षिक एवं मासिक वर्षा है, और वनस्पति है। ये 3 जो है कोपेन के द्वारा चर का प्रयोग किया गया था। आगे दिया गया है इसमें भारत मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में, यानी कि थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है तापीय सिद्धांत अथवा चिड़ सम्मत विचारधारा के बारे में, यानी कि थर्मल थ्योरी और द क्लासिकल थ्योरी के बारे में इसमें दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि इस सिद्धांत को जो है एडमंड हैली ने सन 1956 ईस्वी में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया था। यानी कि जो तापीय सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो एडमंड हैली के द्वारा 1656 ईस्वी में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। और इसके अनुसार जो है मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के तापमान के अंतर के कारण जो है इसमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है। यानी कि जो तापीय सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है, तो मानसून जो है वो महाद्वीपों एवं महासागरों के तापमान में अंतर के कारण जो है इसमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम होता है। और ग्रीष्मकाल में जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि ग्रीष्मकाल में जो सूर्य की किरण होती है वो कैसी पड़ती है, तो लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ जो है निम्न वायुदाब केंद्र का विकास हो जाता है तथा तापीय विषुवत रेखा का उत्तर की ओर जो है खिसकाव हो जाता है। और इसके कारण जो है दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब केंद्र की ओर खींची चली जाती है, और जब ये हवाएं जो है भूमध्य रेखा को पार करती है, जब भूमध्य रेखा को पार करती है तो कोरियोलिस बल जो है इसके प्रभाव के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और जहां इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम हो जाती है। आगे दिया गया है कि और ये जो है पवनें समुद्र में लंबी दूरी तय करके आती है, और अतः जो है अपने साथ आर्द्रता भी पर्याप्त मात्रा में लाती है, और जिसके कारण ही इसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वर्षा होती है, और इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है गतिक संकल्पना या फिर विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत के बारे में। तो ये जो है क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो फ्लोन ने किया था। यानी कि गतिक संकल्पना या फिर विषुवतीय पछुआ पवन जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था फ्लोन ने, और इसके अनुसार जो है मानसून पछुआ पवनों का जो है सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार जो है सामान्य मौसमी स्थानांतरण है। और ग्रीष्म ऋतु में जो है तापीय विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जो है खिसकाव के कारण अतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ का भी उत्तर की ओर जो है खिसकाव हो जाता है, और फलतः जो है विषुवतीय यानी कि पछुआ पवनों का प्रभाव जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब क्षेत्रों की ओर होने लगता है, और अंततः जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। और उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र के सहारे जो है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ सक्रिय देखे जाते हैं, और क्षेत्रीय मौसम को जो है प्रभावित करने में इनकी अहम भूमिका होती है। किसकी होती है, तो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे दिया गया है मानसून विक्षोभ यानी कि ब्रेक ऑफ मानसून के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि मानसून जो है अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ दिनों के लिए जो है वर्षा रुक जाती है, और ऐसी स्थिति को जो है मानसून विक्षोभ की संज्ञा दी जाती है। यानी कि मानसून विक्षोभ किसे कहा जाता है, तो मानसून के दौरान जो है लगातार वर्षा होती है और इसके कुछ दिन तक जो है वर्षा
रुक जाती है और जिसे मानसून विक्षोभ कहा जाता है। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है उत्पन्न होने वाले इस विच्छेद के पीछे जो है अलग अलग कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि पश्चिमी तट पर जो है आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रभावित होना जो है पश्चिमी तट पर मानसून विक्षोभ का कारण है। आगे दिया गया मानसून निवर्तन के बारे में, यानी कि रिट्रेटिंग मानसून के बारे में दिया गया है। तो अक्टूबर और नवंबर में जो है मानसून के पीछे हटने या फिर लौटने को जो है सामान्यतः मानसून का निवर्तन कहा जाता है। यानी कि मानसून का निवर्तन किसे कहा जाता है, तो अक्टूबर और नवंबर में जो है मानसून पीछे हटना या फिर लौट जाता है, जिसको मानसून का निवर्तन कहा जाता है। आगे दिया गया है व्यापारिक पवनों के बारे में, यानी कि ट्रेड वाइंड्स के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि व्यापारिक पवनें जो है वो 5 से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनें होती है। यानी कि व्यापारिक पवन जो है वो किसके बीच में चलता है, तो 5 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में चलती है, और जो 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों यानी कि उच्च दाब क्षेत्र से 0 डिग्री अक्षांश यानी कि निम्न दाब के मध्य में चलती है। यानी कि जो व्यापारिक पवनें होती है वो 35 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश से लेकर 0 डिग्री अक्षांश यानी कि निम्न दाब क्षेत्र के बीच में जो है बीच में चलती है। आगे यहाँ पे दिया गया है ऋतुओं यानी कि सीजन्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो है सीजन कितने प्रकार के होते हैं तो उसके बारे में दिया गया है। तो सीजन यानी कि ऋतु जो है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो पहला होता है ग्रीष्म का ऋतु, जो कि 15 मार्च से 15 जून के बीच में होता है। वर्षा ऋतु कब से कब तक होता है, तो 15 जून से 15 सितंबर चलता है। शरद ऋतु कब से होता है, तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक होता है। और शीत ऋतु कब से कब तक चलता है, तो 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च के बीच में जो है शीत ऋतु चलता है। आगे दिया गया भारत की परंपरागत ऋतुओं के बारे में। तो इसमें दिया गया है ऋतु और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना कौन सा होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीना कौन सा होता है वो दिया गया है। तो इसमें दिया गया है ऋतु, तो बसंत ऋतु जो होता है वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार होता है, महीना कौन सा है, तो चैत और बैसाख होता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्या होता है, तो मार्च अप्रैल के बीच में होता है। और ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है, तो भारतीय कैलेंडर में होता है और जेठ आषाढ़, और अंग्रेजी कैलेंडर में होता है मई जून। और वर्षा ऋतु जो है कब से कब तक होता है, तो श्रावण भादो के बीच में होता है हिंदी में, और अंग्रेजी में कौन सा होता है, तो जुलाई और अगस्त के बीच में होता है। और शरद ऋतु जो है वो कौन सा महीने में होता है हिंदी कैलेंडर में, तो आश्विन और कार्तिक में होता है, और अंग्रेजी कैलेंडर में होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और हेमंत जो ऋतु है वो कब से कब तक होता है भारतीय कैलेंडर में, तो मार्गशीर्ष पौष के बीच में होता है, और अंग्रेजी कैलेंडर में होता है नवंबर से दिसंबर में। और शिशिर जो ऋतु है वो कब से कब तक होता है, तो भारतीय कैलेंडर में होता है माघ से फाल्गुन के बीच में, और अंग्रेजी कैलेंडर में होता है जनवरी से फरवरी के बीच में। आगे हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, यानी कि समर सीजन के बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है मार्च से सूर्य की किरणों का जो है कर्क रेखा की ओर विस्थापन के साथ ही उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है, और जबकि जिसके कारण जो है अप्रैल मई एवं जून महीने में जो है उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु का स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु जो है कब से कब तक होता है, तो इसमें जो है मार्च में जो है सूर्य की जो किरण होती है वो कर्क रेखा की ओर विस्थापित होने लगती है, और इसके साथ ही जो है उत्तर भारत में तापमान जो है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण अप्रैल मई और जून महीने में जो है उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु का स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है। आगे दिया गया ग्रीष्म ऋतु के समय जो है भारत के अधिकांश भागों में तापमान जो है वो कितना होता है, तो लगभग 30 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। और जबकि मई माह में जो है ताप पेटी का उत्तर की ओर खिसकाव के कारण जो है उत्तर पश्चिम भागों में तापमान कितना हो जाता है, तो 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जो कि एक सामान्य बात है। और भारत में जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्म स्थान कौन सा है, तो ब्रियावली से यानी कि जैसलमेर बीकानेर राजस्थान जो है वो भारत में ग्रीष्म ऋतु में गर्म स्थान है। आगे हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान के बारे में, जिसमें दिया गया है आम्ल वर्षा के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते जो है पूर्व मानसून बौछार पड़ती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते जो है पूर्व मानसून बौछार होता है, जो कि केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। और स्थानीय तौर पर जो है इस तूफानी वर्षा को आम्ल वर्षा कहा जाता है, और क्योंकि जो है यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता करता है इसलिए इसे आम्ल वर्षा कहा जाता है। आगे दिया गया है काल बैसाखी के बारे में। तो काल बैसाखी जो है वो असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती है, और इसको जो है कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। यानी कि जो काल बैसाखी होता है ये असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली बहुत ही भयंकर और विनाशकारी
पवन होती है और इसका जो कुख्यात प्रकृति है इसका अंदाज़ा जो है इसके नाम से ही लगाया जाता है। और जिसका अर्थ क्या होता है, तो वैशाख के महीने में आने वाली तबाही, यानी कि काल बैसाखी का अर्थ होता है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। और चाय, पटसन व चावल के लिए जो है ये पवनें अच्छी होती है, यानी कि जो काल बैसाखी पवनें होती है ये चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और असम में जो है इन तूफानों को बोडोई चिला कहा जाता है, यानी कि काल बैसाखी को जो है असम में क्या कहा जाता है, तो बोडोई चिला कहा जाता है। आगे दिया गया है फूलों वाली बौछार के बारे में। तो इस वर्षा से जो है केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में जो है कहवा के फूल खिलने लगते हैं, यानी कि फूलों की बौछार जो होती है इससे इस वर्षा से जो है केरल के जो निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र है यहाँ पे जो है कहवा के फूल खिलने लगते हैं। आगे दिया गया है लू के बारे में। तो उत्तरी मैदान में जो है पंजाब से बिहार तक चलने वाली यह शुष्क हवा होती है, शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें होती है। और दिल्ली और पटना के बीच जो है इसकी तीव्रता अधिक होती है, यानी कि जो लू होती है वो उत्तरी मैदान में जो है पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक हवा होती है, पवन होती है, जो कि दिल्ली और पटना के बीच में इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। आगे दिया गया है शीत ऋतु के बारे में, यानी कि विंटर सीजन के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि उत्तर भारत में जो है शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं, यानी कि भारत के उत्तरी भाग में जो दिसंबर होता है और जनवरी सबसे ठंडा होता है। और इस समय जो है उत्तर भारत के अधिकांश भागों में जो है औसत दैनिक तापमान कितना होता है, तो 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और रात्रि में जो है यह तापमान काफ़ी कम हो जाता है, और जो कि पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। आगे बताया गया है मानसून संबंधी अनुसंधान कार्य से संबंधित प्रमुख संस्थान के बारे में। तो भारतीय मौसम विभाग जो है संस्थान कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो पुणे में है। मध्यम दर्जे के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र कहाँ पे है, तो नोएडा में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन जो है वो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है खड़गपुर में भी है और कानपुर में भी है, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है, खड़गपुर में है और कानपुर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो है ये कहाँ पे है संस्थान, तो पुणे में स्थित है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले आने वाला जितना भी वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का और आगे का जो है टॉपिक्स उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।